नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज होगा आपका जो साइंस का जो क्लास चल रहा था, जो फिजिक्स का क्लास चल रहा था, उसका टेस्ट नंबर आपका 4 होगा। इसके पहले साइंस यानी फिजिक्स में 3 क्लास आपका हो गया है। नहीं देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, आप हमसे जुड़ जाइए, आपको सभी पीडीएफ मिल जाएगा, उसका वीडियो भी मिल जाएगा। आज देखेंगे टेस्ट नंबर 4, जिसमें 75 महत्वपूर्ण प्रश्न 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और उसको समझते हुए भी चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो क्लास होती है डेली रात में 9 बजे से होती है, ठीक है। तो 9 बजे से डेली आपको क्लास मिलेगी। ये नंबर आपका व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 7857824310। आप इस नंबर पर मैसेज करके हमें व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए दोस्तों, तो उसका 351 चार्ज है, आप लोग को पता होगा। और जो लोग को पीडीएफ चाहिए जिसमें आपको डीएलएड, समान अध्ययन, साइंस, करेंट अफेयर, सभी चीज़ का आपको वहाँ पर नोट्स वगैरह आपको मिल जाएगा। जितना भी पीछे क्लास हुआ है, जितना भी टेस्ट हुआ है, सभी का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। सभी का वीडियो मिल जाएगा। डेली आपको क्लास मिलेगी मात्र 351 में ही। आपकी एग्ज़ाम की जो बात है वो नवंबर दिसंबर में बोला गया है। अब देखिए एग्ज़ाम आप लोगों की कब होती है, ठीक है। तो इसमें 351 आपको इस नंबर पर पेमेंट करना है 7857824310। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सभी चीज़ मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कैरियर परिवार, तो कैरियर परिवार को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 1 मेगावाट में कितना वाट होता है। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग आ गए हैं जल्दी से आ जाइए सभी लोग। 9 बजे बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। और चलिए, आज का पहला सवाल है कि 1 मेगावाट में कितना वाट होता है। देखिए वाट जो है दोस्तों, ये किसकी इकाई है, तो ये शक्ति की एसआई इकाई क्या होता है, वाट होता है। याद रखिएगा, शक्ति का एसआई इकाई क्या है, मात्रक क्या है, वाट है। और 1 मेगावाट में कितना वाट होता है, तो 10 के पावर 6 वाट होता है आपका 1 मेगावाट में। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, पहला सवाल आपका, ठीक है। 1 मेगावाट में कितना वाट, 10 के पावर 6 वाट। और वाट जो है किसकी इकाई है, तो शक्ति की एसआई इकाई है आपका। दूसरा सवाल है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। बताइए 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, तो क्या होगा आंसर। सभी लोग अपना अपना कमेंट करते चलिएगा। कमेंट करने से ना आपको याद हो जाएगा। तो 1 किलोवाट में जो जूल होता है, याद रखिएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। याद रखिएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ये होता है 1 किलोवाट घंटा में जूल। अगला सवाल है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। देखिए कल ही बताए थे कि एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर, अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट, है ना। ये भी कल आपको बताया गया था। याद रखिएगा, बहुत बार ये सब क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, आपको बार बार पूछा जाता है। और आप लोगों को भी 15 प्रश्न पूछेगा साइंस से, जिसमें मान के चलिए 5 प्रश्न फिजिक्स, 5 प्रश्न केमिस्ट्री और 5 प्रश्न आपका बायोलॉजी से, ठीक है। तो ये 15 सवाल आपको, और जितना आपको करवाया जा रहा है ना, इतना कर लीजिए, इससे फालतू आपको नहीं पूछेगा। और ये जितने सवाल हैं सभी एनसीईआरटी बेस्ड हैं, है ना। एकदम मतलब तुरंत आपको याद हो जाएगा। आप पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ से भी आप इसको रट लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप जैसे मन करे वैसे आप रट लीजिए इसको। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं कि बल और औसत वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। तो बल और औसत वेग का गुणनफल दोस्तों कहलाता है आपका शक्ति। क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी तल पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। काफ़ी अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिएगा कि पृथ्वी तल पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है दोस्तों। तो आपको याद होगा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर,
ठीक है, कितना होता है 1.013 गुना 10 के पावर 5 न्यूटन, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप वैल्यू याद रखना है, पृथ्वी तल पर वायुमंडलीय दाब का मान। अगला सवाल है आपका, सवाल कह रहा है कि सर्वप्रथम, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहा है सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना किसके द्वारा की गई थी, है ना। अभी आप वायुमंडलीय दाब का मान बताए, उसके बाद अगला सवाल है कि वायुमंडलीय दाब की गणना सबसे पहले किसने किया था, वो कौन सा व्यक्ति था, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था दोस्तों वान म्यूरिक द्वारा। क्या नाम था, वान म्यूरिक। ठीक है, वान म्यूरिक के द्वारा सबसे पहले वायुमंडलीय दाब की गणना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, वान म्यूरिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस बल के कारण, प्रश्न क्या कह रहा है कि किस बल के कारण द्रव्य में डूबी कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है। जी हाँ, आप द्रव्य में देखिएगा, है ना, कोई भी वस्तु अगर आप द्रव्य में डालते हैं और उसको ऊपर उठाइएगा, है ना, नदी में अगर कभी नहाए होंगे, तालाब में नहाए होंगे, तो आपको पता होगा कि उसमें कुछ चीज़ को उठाते तो काफ़ी हल्का लगता है, भारी से भारी चीज़ आराम से आप उठा सकते हैं। तो आखिर वो हल्का क्यों लगता है, तो याद रखिएगा उत्प्लावन बल की वजह से। ठीक है, उत्प्लावन बल के कारण वो वस्तुएं क्या लगती है आपको, हल्की लगती है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी वस्तु के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को क्या कहते हैं। जी हाँ, किसी वस्तु के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है। क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, याद रखना है, घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी गुब्बारे का वायु में उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। जी हाँ, जो गुब्बारे वायु में उड़ते हैं, है ना, वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो क्या होगा बताइए। काफ़ी अच्छा सवाल है, किसी गुब्बारे का वायु में उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर हो जाएगा वायु के उत्क्षेप के सिद्धांत पर। वायु के उत्क्षेप के सिद्धांत पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, वायु के उत्क्षेप के सिद्धांत पर ये आधारित होता है। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो वस्तुओं के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं। बताइए, किन्हीं दो वस्तुओं के घनत्व के अनुपात को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। तो आपको पता है, बिल्कुल पता है, आपेक्षिक घनत्व, है ना, आपेक्षिक घनत्व इसे कहते हैं, है ना। याद कर लीजिएगा, एक दो बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि साधारण जल में तैरने वाले बर्फ के टुकड़े का कितना भाग ऊपर रहता है और कितना भाग नीचे रहता है। देखिए, ये दो प्रकार के सवाल आपसे पूछेगा कि साधारण जल में जो बर्फ आप रखिएगा तो तैरने लगेगा, तो कितना भाग इसके ऊपर रहेगा और कितना भाग इसके नीचे रहेगा। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, ऊपर और नीचे, तो इसका जो होगा 11/12 भाग ऊपर रहेगा और 1/12 भाग नीचे रहेगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि साधारण जल में तैरने वाले बर्फ के टुकड़े का कितना भाग जल में डूबा रहेगा, तो डूबा हुआ रहेगा 11/12 भाग, जबकि जल के ऊपर कितना भाग रहेगा, तो 1/12 भाग। तो ये दोनों सवाल एक जगह आ गया, ये दोनों आप याद रखिएगा, दोनों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं कि जब कोई जहाज, प्रश्न क्या कह रहा है कि जब कोई जहाज जल की सतह पर तैरता है तो विस्थापित जल का द्रव्यमान कितना होता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है कि कोई जो जहाज है वो जल की सतह पर तैरता है, बड़े बड़े जहाज तैरते हैं, तो जो विस्थापित जल है ना, उसके जो नीचे जो जल है, जो द्रव्यमान है, उसका जल का द्रव्यमान कितना होता है, तो जहाज के द्रव्यमान के बराबर होता है आपका। ठीक है, जहाज का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही विस्थापित जल का द्रव्यमान होगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि लोहे के एक टुकड़े का भार, है ना, क्या प्रश्न है कि लोहे के एक टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा जल में क्या होता है। देखिए, लोहा का एक टुकड़ा है, तो आप मिट्टी के तेल में डालिए या फिर जल के तेल में डालिए, तो दोनों में क्या अंतर पड़ेगा। तो कह रहा है कि मिट्टी के तेल की अपेक्षा जल में इसका जो भार है वो क्या होगा, कम होगा, है ना, जल में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए, मिट्टी के तेल की अपेक्षा।
अगला प्रश्न है कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं जैसे कि ठोस, द्रव्य और गैस में किसमें श्यानता नहीं होती है दोस्तों। श्यानता किसमें नहीं होती है, तो ठोस में श्यानता नहीं होती है और द्रव्य और गैस में श्यानताएं लगभग बराबर होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ठोस में श्यानता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि द्रवों की श्यानता ताप वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्रवों की श्यानता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ताप बढ़ाने से क्या होता है ना, द्रवों की श्यानता पर ताप बढ़ाने से और ताप घटाने से, ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, ताप वृद्धि करने से और ताप कमी करने से। तो ताप बढ़ाने पर श्यानता घट जाती है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर श्यानता क्या होती है, घट जाती है ना, ताप बढ़ाने पर श्यानता घट जाती है। जबकि ताप के किस प्रकार प्रभावित होगी, गैसों की श्यानता ताप से किस प्रकार प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ तो था द्रवों की श्यानता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ है गैसों की श्यानता जो है दोस्तों ताप से किस प्रकार प्रभावित होता है। यहाँ द्रव्य था, यहाँ गैस है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, याद रखिएगा। और यहाँ पर यह है कि ताप बढ़ाने पर श्यानता क्या होती है, बढ़ जाती है, और यहाँ द्रव में क्या हो रहा था कि ताप बढ़ाने पर श्यानता घट जाती है। तो ये दोनों अंतर है, ये दोनों आप अंतर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहीं से बार बार क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देखिए, एक और क्वेश्चन इससे श्यानता से पूछेगा कि श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है ना। श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो पॉइज होता है श्यानता गुणांक का मात्रक, है ना। यानी कि पॉइज क्या है, तो श्यानता गुणांक का मात्रक है। मात्रक हमेशा एक मात्रक फिक्स है कि आपको एग्जाम में पूछेगा ही, चाहे वो किसी का भी मात्रक पूछे, एक मात्रक जरूर पूछेगा, चाहे वो SI मात्रक पूछे या फिर दूसरा मात्रक पूछे, लेकिन जरूर एक आपको पूछेगा। अगला है कि वर्षा की बूंदों की चाल किस घटक पर निर्भर करती है। तो वर्षा की बूंदों की चाल जो निर्भर करती है, ये बूंदों की त्रिज्या पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पर निर्भर करती है, बूंदों की त्रिज्या पर। और एक क्वेश्चन आप हमको बता दीजिए कि वर्षा की जो बूंद होती है वो कैसी होती है, गोल होती है, और गोल क्यों होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती है, तो उसका कारण है पृष्ठ तनाव के वजह से, है ना। पृष्ठ तनाव के वजह से वर्षा की जो बूंदें होती है वो कैसी होती है, तो गोल होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं। अगला सवाल है कि पेंटगन, जी हाँ, पेंटगन जो है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों। देखिए, आपको आंसर पर ध्यान नहीं देना है ना, पहले क्वेश्चन देखना है और उसके बाद हमें आंसर पर ध्यान देना है। बताइए कि पेंटगन किस पे कार्य करता है। क्वेश्चन है कि पेंटगन किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपका किस पर, तो बर्नौली के सिद्धांत पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि रबर और स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ होता है। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि रबर और स्टील में सबसे अधिक प्रत्यास्थ किसकी होती है, तो स्टील की होती है। ठीक है, किसका होगा, तो स्टील का होगा। अगला सवाल है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, संपीड्यता, है ना, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, है ना। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं दोस्तों ससंजक बल। देखिए, यहाँ से भी 2-3 प्रश्न आपको एक ही जैसा पूछा जाता। यहाँ क्या कह रहा है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच। एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच। ठीक है, एक क्या पूछेगा, एक ही पदार्थ के अणु के बीच, एक पूछेगा भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल का कारण क्या होता है, तो इसको कहते हैं आसंजक बल। ठीक है, और जबकि अलग अलग एक ही पदार्थ रहता है तो ससंजक बल होता है, और भिन्न भिन्न पदार्थ रहता है तो आसंजक बल होता है। ये दोनों अंतर आपको बार बार यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कह रहा है कि वह कौन सा बल है, क्या कह रहा है, वह कौन सा बल है जिसके कारण किसी द्रव्य की बूंद
किसी द्रव्य की बूंद संपर्क में आते ही मिलकर एक हो जाती है। वो कौन सा बल है दोस्तों जिसके कारण किसी द्रव्य की बूंद संपर्क में आते ही मिलकर एक हो जाते हैं। ठीक है, तो जो बूंद बूंद गिर रहा है वो किस बल की वजह से आपस में मिल जाते हैं, तो ये होता है संसंजक बल की वजह से। ठीक है, किस बल की वजह से? संसंजक बल। और अगला जो प्रश्न है, जैसे स्याही कागज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्याही कागज पर क्यों चिपक जाता है? जो स्याही होता है गिराते हैं कागज पर तो क्या होता है? पूरा चिपक जाता है। क्यों? तो आसंजक बल की वजह से। ये सब क्वेश्चन ना फेवरेट है, बार बार पूछा जाएगा आपको। ठीक है, और ये आपको एनसीईआरटी से ही आपको लिया गया है। नेक्स्ट है, आप एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे आप साइंस का, तो उसमें देखे होंगे ये सारे प्रश्न उसमें आपको मिल जाएंगे। अगला है कि उस ताप को क्या कहते हैं जिस पर किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है? उस ताप को कहते हैं दोस्तों क्रांतिक ताप कहा जाता है ना। उस ताप को क्या कहते हैं जिस पर किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, उसको क्रांतिक ताप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार व अन्य वाहनों, जी हाँ, कार या अन्य वाहनों के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो आप गाड़ी चलाते हैं, देखते हैं उसमें पानी डाला जाता है ना। तो उसको ठंडा करने के लिए, रेडिएटर को ठंडा करने के लिए क्या डालते हैं? उसमें पानी डालते हैं ताकि वो गर्म ना हो, वो ठंडा रहे। अगला सवाल है कि कार व अन्य वाहनों के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए जल का प्रयोग क्यों किया जाता है ना। जल का प्रयोग क्यों करते हैं रेडिएटर को ठंडा करने के लिए? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण, है ना, इसी वजह से उसको ठंडा करने के लिए पानी डाला जाता है, जल की विशिष्ट ऊष्मा के अधिक होने के कारण। नेक्स्ट है कि उस नियत ताप को क्या कहते हैं जिस पर कोई ठोस पिघलती है? जी हाँ, उस ताप को क्या कहते हैं, नियत ताप को क्या कहते हैं जिस पर कोई ठोस पिघलती है? तो उसको ठोस का गलनांक कहा जाता है। क्या कहते हैं? ठोस का गलनांक। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी द्रव्य के उस नियत ताप को क्या कहते हैं जिस पर वह उबलने लगता है? किसी द्रव्य के उस नियत ताप को क्या कहते हैं जिस पर वह उबलने लगता है? तो द्रव्य का क्वथनांक उसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? द्रव्य का क्वथनांक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, है ना। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए साइंस का, आपको डीएलएड का, करेंट अफेयर, सामान्य अध्ययन, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7857824310। आपको सभी का नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीछे जितना क्लास हुआ है उसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और वीडियो भी आपको जितना क्लास हुआ है उसका वीडियो भी आप मिल जाएगा। तो आप जैसे तैयारी करना हो पीडीएफ से, वीडियो से आप तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरते रहती है। बिल्कुल, लोहे की सुई पानी, इस परिघटना के क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव इसका कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि ऊष्मा का संचरण किसकी विधियां हैं? ऊष्मा का जो संचरण है ये किसकी विधियां हैं? तो ये है कितनी विधियां हैं ऊष्मा का संचरण का? तो चालन है, संवहन है और विकिरण है। 3 विधि है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं इसे कहा जाता है संवहन, यानी कि कन्वेक्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह वक्तव्य किसका नियम कहलाता है? जी हाँ, बताइए। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह वक्तव्य किसका नियम कहलाता है? तो इसको कहते हैं किरचॉफ का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट नियम है ना, किरचॉफ का नियम। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा किरचॉफ का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक कौन था दोस्तों? तो थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक कौन था? तो इसका आविष्कारक था आपका डेवर। क्या नाम है? डेवर इसका नाम है। और देखिए थर्मस फ्लास्क का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो दूसरा नाम है वो डेवर फ्लास्क भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना। तो अगला सवाल यही है कि डेवर फ्लास्क क्या है? तो ये थर्मस फ्लास्क का दूसरा नाम है डेवर।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं कि सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। मैं इसको थोड़ा सा ढक देता हूँ, बताइएगा सभी लोग, आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया था। तो सेल्सियस पैमाने का जो आविष्कार किया गया था वो एंडर्स सेल्सियस के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका नाम आप याद रखिएगा, एंडर्स सेल्सियस, है ना। एंडर्स सेल्सियस इसका पूरा नाम था। और सेल्सियस पैमाने की इसका आविष्कार कब किया गया था, बताइए सभी लोग कमेंट करके। अगर आपको पता है कि इसका आविष्कार कब किया गया था तो याद रखिएगा 1742 में, है ना। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर नहीं दिया गया है, 1742 में इसका आविष्कार किया गया था। और चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कर रहा है कि सेल्सियस पैमाने पर हिमांक कितना होता है। सेल्सियस पैमाने पर जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो सेल्सियस पैमाने का जो आविष्कार किया गया था वो मैंने अभी आपको बताया कि एंडर्स सेल्सियस के द्वारा 1742 में। और ये एंडर्स सेल्सियस कहाँ के थे दोस्तों, तो याद रखिएगा ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे, है ना। कहाँ के थे, स्वीडिश के थे, ये भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न क्या था कि सेल्सियस पैमाने पर हिमांक कितना होता है, तो हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगला प्रश्न है आपका कि सेल्सियस पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है। तो सेल्सियस पैमाने पर जो भाप बिंदु कितना होता है, तो कितने पर पानी उबलना शुरू हो जाएगा सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है कि नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है। और हिमांक यानी कि बर्फ़ कब जम जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। और इसका आविष्कार तो आपको याद ही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट। अब सेल्सियस से 3 सवाल आपसे पूछेगा, फ़ारेनहाइट से भी 2-3 सवाल पूछ लिया जाता है। एक तो पूछेगा कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना होता है। सेल्सियस पर तो 0 डिग्री होता है, तो फ़ारेनहाइट पर हिमांक बिंदु कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर हिमांक बिंदु जो होता है वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है ना। तब ना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में बर्फ़ जम रहा है और 0 डिग्री पर यहाँ पर बर्फ़ जम रहा है सेल्सियस में आपका, ठीक है। तो ये बराबर भी आपसे पूछ सकता है कि 0 डिग्री जो सेल्सियस है ये कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। अगला सवाल है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु कितना है, यानी कि पानी कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलना शुरू हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, याद रखिएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक देखिए र्यूमर पैमाना भी होता है ना। र्यूमर पैमाना आप जल्दी नहीं सुने होंगे। अब बताइए कि र्यूमर पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना होता है। र्यूमर पैमाने पर जो हिमांक बिंदु होता है वो होता है 0 डिग्री र्यूमर, है ना। कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री आर, यानी कि र्यूमर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि र्यूमर पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है, बताइए। तो र्यूमर पैमाने पर जो भाप बिंदु होता है वो होता है आपका 80 डिग्री। कितना होता है, 80 डिग्री र्यूमर, ठीक है। और ये तो आप सेल्सियस देख लिए, फ़ारेनहाइट देख लिए, है ना, सेल्सियस देख लिए, ठीक है, फ़ारेनहाइट देख लिए, र्यूमर देख लिए। अब देखते हैं केल्विन के बारे में। तो केल्विन पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखिएगा, यहाँ से भी आपको एक प्रश्न उठा सकता है, ठीक है। तो केल्विन पैमाने पर जो हिमांक बिंदु होता है वो होता है 273, है ना, 237, 73 नहीं, 237 डिग्री, 237 केल्विन होता है हिमांक बिंदु। और अगला प्रश्न है कि केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है। तो भाप बिंदु होता है 373, है ना, 373 केल्विन, 373, ठीक है। चलिए, और अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि केल्विन पैमाने पर, प्रश्न क्या कह रहा था कि केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री केल्विन को क्या कहते हैं। तो केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री केल्विन को क्या कहा जाता है, तो परम शून्य कहा जाता है। क्या कहते हैं, परम शून्य, ठीक है, इसको परम शून्य कहते हैं। तो आपको याद हो गया केल्विन पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना हो गया, तो 237, और केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु कितना हो गया, 373 केल्विन।
एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर कब होता है ना, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होता है। तो याद रखिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो मान होता है वो बराबर होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हम चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि ऐसे तापमापी जो बहुत उच्च ताप का मापन करने में उपयोग किया जाता है। जी हाँ, मतलब उस तापमापी यंत्र को क्या कहते हैं जो बहुत अधिक उच्च ताप को मापने में उपयोग किया जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों उतापमापी। ठीक है, क्या कहते हैं? उतापमापी, या फिर उसको कहते हैं इंग्लिश में पायरोमीटर। ठीक है, क्या कहते हैं? पायरोमीटर, है ना, या फिर उसी को कहा जाता है उतापमापी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि प्रकाश कणों के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है। जी हाँ, प्रकाश कणों के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है। यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यह जो सिद्धांत जाना जाता है ये न्यूटन के कनिका सिद्धांत। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूटन के कनिका सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया कि प्रकाश तरंगे के रूप में चलता है? तो किसने यह प्रतिपादित किया कि जो प्रकाश है वो तरंगे के रूप में चलती है? तो ये किया था हाइगेंस ने। किसने? याद रखिएगा, हाइगेंस ने ये प्रतिपादित किया था। अगला सवाल है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने यह प्रतिपादित किया कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? तो किसने यह प्रतिपादित किया था दोस्तों कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? तो उसका नाम था आपका मैक्सवेल। क्या नाम है? मैक्सवेल, है ना। ये क्रिकेट खिलाड़ी मत समझ जाइएगा मैक्सवेल, ये दूसरा व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे मैक्सवेल। ठीक है, और अभी आपसे हम एक सवाल पूछे थे कि फ़ारेनहाइट और आपका सेल्सियस कितने डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है? तो -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है फ़ारेनहाइट का भी इतना ही होता है और सेल्सियस का भी इतना ही होता है। दोनों का मान क्या होता है? -40 डिग्री पर बराबर होता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने प्रतिपादित किया कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है जिन्हें फोटॉन कहा जाता है? बताइए, वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने प्रतिपादित किया कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है जिन्हें फोटॉन कहते हैं? वो आइंस्टीन ने किया था दोस्तों। किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। अगला सवाल है कि प्रकाश तरंगे कौन सा गुण प्रदर्शित करती है? बताइए, प्रकाश तरंगे कौन सा गुण प्रदर्शित करती है? तो ये ध्रुवन गुण प्रदर्शित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब चंद्रमा, हाँ ये देखिए प्रश्न यहाँ से भी कई बार आपको पूछा जाता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये जो सवाल है ये ज्योग्राफी में भी पूछा जाएगा और ये आपको फिजिक्स यानी कि साइंस में भी ये क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि जब चंद्रमा कह रहा है कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाए, इसको प्रैक्टिकली अगर थोड़ा सा एक बार समझ लीजिएगा ना तो कभी नहीं भूलिएगा। मान लीजिए कि ये क्या है? आपका सन है। ये क्या है? सन है। और इधर मान लेते हैं क्या है? अर्थ है, EARTH। ठीक है, अर्थ हो गया यानी कि पृथ्वी हो गया। और बीच में क्या आ गया भैया? तो बीच में आ गया आपका मून, है ना, चंदा मामा आ गए। ठीक है, तो क्या कह रहा था कि चंद्रमा है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, इसके बीच में कौन आ गया? तो ये चंद्रमा आ गया। तो क्या होगा? तो कौन सा ग्रहण लगेगा? तो ग्रहण लगेगा सूर्य ग्रहण। क्यों सूर्य ग्रहण लगेगा? क्योंकि देखिए सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी प्रकाशमान होती है कि नहीं? पृथ्वी का अपना प्रकाश है नहीं, कोई भी ग्रह का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही वो प्रकाशित होती है। लेकिन बीच में कौन आ गया? यहाँ पर जो पृथ्वी का उपग्रह जो चंद्रमा है, एकमात्र उपग्रह, ये आ गया है चंद्रमा बीच में। और इसके वजह से क्या हुआ कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ने के बजाय कहाँ पर पड़ने लगी? तो मून पर पड़ने लगी। और पृथ्वी क्या हो गया? ये तो हो गया अंधेरा, है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। और जब पृथ्वी अंधेरा होता है तो उसको क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? तो अमावस्या के दिन लगता है
कब लगता है? अमावस्या के समय सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये डायग्राम अगर आपको याद है तो आप कभी नहीं भूलिएगा। और इसी को देखिए एक बार घुमा करके क्या पूछेगा, तो घुमा करके देखिए क्या पूछता है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटाता हूँ। अगला जो सवाल है इसको देख लीजिए। कह रहा है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, यानी कि ये तो हो गया आपका सन, इसको गोल में बना देता हूँ, है ना, क्योंकि सन तो गोल है आपका, है ना। ये सन है और ये क्या है आपका? मून है, चंद्रमा है आपका। ठीक है, और इसके बीच में कौन आ गया है? तो पृथ्वी आ गई है। ठीक है, बीच में कौन आ गई है? पृथ्वी आ गई है। ठीक है, तब क्या होगा? अब क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ने के बजाय किस पर पड़ने लगेगा? पृथ्वी पर पड़ने लगेगा, और चंद्रमा क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। तब क्या होगा? तो चंद्र ग्रहण लगेगा आपका। कौन लगेगा? चंद्र ग्रहण, क्योंकि ग्रहण लग गया चंद्रमा पर, है ना। मून पर क्या लग गया? ग्रहण लग गया। इसका मतलब है कि ये अंधेरा हो गया। और ये कब होता है? तो ये हमेशा कब होगा? जब भी होगा तो ये पूर्णिमा के दिन ही होगा, है ना, दूसरे दिन नहीं होगा। ठीक है, और सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो अमावस्या के दिन ही लगेगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एक आपसे पूछ सकता है बार बार, और ये आपको फिजिक्स में भी है और आपका ये ज्योग्राफी में भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं कि किस प्रकाशीय घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। देखिए आकाश नीला क्यों दिखाई देता है ना, तो ये प्रकीर्णन की घटना की वजह से। ठीक है, प्रकीर्णन की घटना की वजह से आकाश हमें नीला दिखता है। नेक्स्ट है कि दो समान प्रकार के आवेशों में किस प्रकार का बल काम करता है। तो दो समान प्रकार के आवेश में दोस्तों प्रतिकर्षण बल कार्य करता है ना। दो समान प्रकार के आवेश हैं, है ना, अलग अलग नहीं है, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो विपरीत प्रकार के आदेशों में आवेशों, यहाँ आवेश लिखना चाहिए, दो विपरीत प्रकार के आवेशों में किस प्रकार का बल कार्य करता है। यहाँ था समान प्रकार, यहाँ है विपरीत प्रकार। तो विपरीत रहेगा तो आकर्षण बल उसमें काम करता है, और दो समान रहेगा तो प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो ये दोनों आप यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों आप एक प्रकार का समान सवाल यहाँ दोनों हो गया आपका। ठीक है, अरे भाई शटर क्यों गिर रहे हो। ठीक है, ये दोनों। अगला सवाल है कि यदि किसी परिपथ में धारा की एक ही दिशा हो, है ना, क्या कह रहा है कि यदि किसी परिपथ में धारा की एक ही दिशा हो तो उस धारा को कहते हैं दिष्ट धारा, है ना। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दिष्ट धारा यानी कि उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी परिपथ में धारा की दिशा लगातार बदल रही हो, है ना, यहाँ था एक ही दिशा हो, यहाँ है धारा की दिशा क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो इस प्रकार की धारा को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। और जब एक ही दिशा हो तो दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करेंट, और जब अलग अलग दिशा लगातार बदल रही हो तो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टॉर्च में प्रयुक्त सेल कौन सा होता है। टॉर्च जो जलाते हैं उसमें प्राथमिक सेल लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसको कहते हैं प्राथमिक सेल। अगला प्रश्न है कि वोल्टीय सेल का आविष्कार कौन किया था। बताइए, वोल्टीय सेल का जो आविष्कार किया गया था वो अलेक्जेंड्रो वोल्टा के द्वारा किया गया था, है ना। अलेक्जेंड्रो वोल्टा के द्वारा किया गया था वोल्टीय सेल का आविष्कार। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये आविष्कार कब हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का आविष्कारक कौन था। तो विद्युत बल्ब का आविष्कार सबको पता है कि थॉमस एडिसन थे, है ना। कौन थे? थॉमस एडिसन थे। और इसका आविष्कार कब किया गया था? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वोल्टीय सेल का जो आविष्कार हुआ था ये हुआ था 1799 में आपका। ठीक है, और जबकि विद्युत बल्ब का जो आविष्कार हुआ था ये हुआ था 1879 में। ठीक है, 1879 में किसके द्वारा? तो थॉमस एडिसन के द्वारा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि बल्ब में
अक्रिय गैस भरी जाती है? बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ये सिंपल आपको पूछा जाएगा तो अक्रिय गैस भरी जाती है। और इस पर टंगस्टन धातु का वाष्पीकरण रोकने के लिए ये भरा जाता है ना। उसका जो फिलामेंट बना रहता है वो टंगस्टन धातु का बना हुआ रहता है, ठीक है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्यूब लाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें निष्क्रिय गैस आर्गन भरी जाती है ना, ये निष्क्रिय गैस होती है, ठीक है। चलिए, निष्क्रिय गैस ट्यूब लाइट में। तो ये दोस्तों इतना ही रहने देते हैं और आज फिजिक्स यहाँ पर समाप्त हो गया। और कल हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन, लगभग 100 प्रश्न कल हम लोग केमिस्ट्री का देखेंगे। और केमिस्ट्री भी आपका 2-3 क्लास चलेगा, उसके बाद बायोलॉजी चलेगा, ठीक है, उसके बाद आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पर। इस नंबर पर आपको 351 पेमेंट करना होगा, इसमें चार्ज है, उसके बाद ही आपको सभी PDF, और PDF में आपको सब मिल जाएगा, DLED, साइंस, करेंट अफेयर, है ना, आपको समान अध्ययन, है ना, जो भी है सिलेबस में आपका वो सारा चीज़ आपको दिया जाएगा। और जितने पीछे क्लास हो गए हैं वो सभी चीज़ आपको मिल जाएगा। और आगे जो भी क्लास होगा उसका भी PDF आपको निरंतर मिलता रहेगा, ठीक है। PDF लेने के लिए आपको पेमेंट करना होगा गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम, किसी भी माध्यम से। और इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर भेज देना है, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट का भी एडमिशन चल रहा है, तो सीटेट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आज हो गया टेस्ट नंबर 4, यहाँ पर फिजिक्स कंप्लीट हो गया। और इसके बाद कल हम लोग केमिस्ट्री का क्लास देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। और जो लोग को PDF चाहिए तो हमें कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पर, है ना। ये नंबर आपको दिया गया है 7857824310। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 9 बजे से डेली लाइव क्लास होता है, ताकि आपको मिल सके। धन्यवाद, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।